हे बच्चों, एक बार फिर से केमिस्ट्री इन मिनट्स फ्रॉम लक्ष्य 90+ क्लासेस आपका स्वागत है। मैं आशीष मोहन आज आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में सिखाऊंगा और मस्त सिखाऊंगा, आप चिंता मत करिए। आज हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो। बच्चों, पढ़ाने से पहले हाइपर कॉन्जुगेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये जानना बहुत जरूरी। हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या, उससे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या से पहले क्यों चाहिए था, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, जैसे आपको रेजोनेंस की क्यों आवश्यकता पड़ी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ऐसे इसको हाइपर कॉन्जुगेशन की भी क्यों आवश्यकता पड़ी, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। इस बात को मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। हाइपर कॉन्जुगेशन, पहले वर्ड लिखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, हाइड्रोजन से इसको रिड्यूस किया, मुझे इथेन मिल गई। दिस इज व्हाट, इथेन। जब मैंने इसको रिड्यूस किया, इथेन मिला, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिडक्शन ऑफ एल्कीन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और यहां पे डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज होगी। डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अच्छा बच्चों, ये मैंने एक इथेन लिया, अब की मैंने प्रोपीन ले लिया, CH डबल बॉन्ड CH2 और H2 के साथ रिड्यूस किया 1 मोल ऑफ H2 के साथ। योर प्रोडक्ट इज प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। इसमें भी डेल्टा H डैश ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज हुआ। अच्छा, अब की मैंने क्या लिया, एक और मॉलिक्यूल ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड का नाम बोले तो क्या है, क्या कंपाउंड का नाम है, ब्यूटाडाइन। क्या नाम है, ब्यूटाडाइन। अगर इसका रिडक्शन कराते हैं, वैसे तो यहां 2 डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड है बेटा, कितने हैं, 2 डबल बॉन्ड, लेकिन हम लोग 1 मोल हाइड्रोजन ले रहे हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। यहां 1 मोल लिख लेते हैं, क्योंकि यहां पर भी हमने 1 मोल लिया, यहां पर भी 1 मोल लिया, यहां पे भी 1 मोल हाइड्रोजन ले लिया हाइड्रोजन। हमारा रिडक्शन होके ब्यूटूइन बन गया, आई एम सॉरी, ब्यूटूइन बना कंपाउंड। एंड यहां पर भी डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन, डबल डैश ऑफ हाइड्रोजनेशन हुआ। अच्छा बच्चों, अब देखते हैं इन तीनों हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का अंतर क्या है। सबसे अधिक हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये होगी, उससे कम ये होगी डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन डैश, और सबसे कम होगी डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन डबल डैश। इससे पता क्या लगता है, इससे ये पता लगता है ये जो ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ इथीन जो हाइड्रोजनेशन हुआ, तो जो हीट इवॉल्व हुई वो हीट बहुत अधिक क्वांटिटी में है, और रिडक्शन ऑफ ब्यूटाडाइन में जो हीट इवॉल्व हुई वो हीट सबसे कम है आउट ऑफ 3। वो आउट ऑफ 3 क्या है, सबसे कम है। तो नंबर 1, इसका मतलब जिस एक कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और नहीं बताया तो फिर से रिकॉल करिए। मोर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मोर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, less stable the molecule, less the heat of hydrogenation, less the heat of hydrogenation, more stable, less the heat of hydrogenation, more stable। इसका मतलब ब्यूटाडाइन is most stable out of 3, सबसे अधिक स्टेबल है, और ये अनस्टेबल है। अच्छा, क्यों है ये सबसे स्टेबल क्यों है, बिकॉज इसमें रेजोनेंस आ रहा है। बिकॉज इसमें क्या आ रहा है, रेजोनेंस। इसमें क्या आ रहा है, रेजोनेंस। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है, डीलोकलाइजेशन। क्या हो रहा है, द फिनोमेना ऑफ डीलोकलाइजेशन, और डीलोकलाइजेशन का मतलब रेजोनेंस आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, दिस इज लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड है। डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स है, रिडक्शन यूं होगा। इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं, रिडक्शन इज डिफिकल्ट। अच्छा बच्चों, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल, ये लेस स्टेबल। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, ये इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इससे अधिक है, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन
मतलब प्रोपीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ प्रोपीन इज मोर देन द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ब्यूटाडाइन. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ प्रोपीन इज लेस देन द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन. इसका मतलब क्या हुआ? इथीन से प्रोपीन अधिक स्टेबल है, इथीन से ब्यूटाडाइन अधिक स्टेबल है. ब्यूटाडाइन स्टेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. इथीन लेस स्टेबल क्यों? बिकॉज ऑफ नो रेजोनेंस. डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स है, रिडक्शन आसान होगा. इसमें क्यों स्टेबल? ये इससे अधिक स्टेबल. सुनो, फिर से सुनना. दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन. तो ये क्यों स्टेबल है? इसमें रेजोनेंस तो नहीं है, इसमें रेजोनेंस नहीं है. सिंस देयर इज नो रेजोनेंस, फिर भी ये इससे स्टेबल है. तो इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? हाइपर कॉन्जुगेशन. समझ में आया? व्हाई वी रिक्वायर हाइपर कॉन्जुगेशन? टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोपीन. टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोपीन. अब देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नंबर 1, इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों का डीलोकलाइजेशन होता है. पहली बात आपको याद रखना. दूसरी बात, नो बॉन्ड रेजोनेंस फेनामेना इसको बोलते हैं. रेजोनेंस फेनामेना. इसको क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस फेनामेना. इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होती है. ध्यान रखना, मैं ये सब बातें बताने जा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है. और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं एट द एंड ऑफ वीडियो आप कहोगे हाइपर कॉन्जुगेशन से आसान कोई चीज नहीं, जबकि अभी आपको टफ लग रहा होगा. थर्ड, इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं. नाथन इफेक्ट भी कहते हैं. एंड द इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें क्या होता है? बेसिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होता है. डीलोकलाइजेशन बिटवीन यहां लिखते हैं, बिटवीन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. अब कैसे होगा? ये बात जो मैंने यहां लिखी, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. सारी बातें, ये मेन पॉइंट्स हैं, इनको लिख दिया है हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, जो आपको ध्यान रखना है. बच्चों देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाइपर कॉन्जुगेशन. लेट मी एक्सप्लेन यू. बहुत आसानी समझ में आएगा, नहीं आएगा आप इसको वीडियो को बार बार देखिएगा. मैं इसको बहुत आसानी से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन को ध्यान से समझिएगा. अब देखिए बच्चों, मैंने क्या कहा था? प्रोपीन इज मोर स्टेबल देन इथीन, लेस स्टेबल देन ब्यूटाडाइन. एक बात याद रखना, स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑलवेज वीकर देन द स्टेबिलिटी एक्सप्लेन थ्रू द रेजोनेंस. किसी मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हम रेजोनेंस से एक्सप्लेन कर रहे हैं. रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के कंपैरेटिवली उसको कम मानते हैं. अब क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन? देखना बच्चों, मैंने यहां लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ये डबल बॉन्ड कार्बन है. इसके नेक्स्ट कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन. क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन. राइट. अब देखो बच्चों, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, ये अल्फा कार्बन के मैंने तीनों हाइड्रोजन्स को ड्रॉ कर लिया, और ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन. सबसे पहले क्या होता है? यहां पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन पर शिफ्ट होते हैं. जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होते हैं,
यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये C, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे माइनस। ध्यान देना बच्चों, ये कार्बन स्टिल sp3 हो गया, नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर, 1 2 3 ये पेयर और चौथा ये sp3, और यहां पर एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड हो गया, अनहाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि ये कार्बन कैसा हो गया, दिस इज sp2 हाइब्रिड, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल आ गया, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, राइट बच्चों, ये अनहाइब्रिडाइज्ड, तो ये sp2 कार्बन हो गया, और यहां पे क्या होगा, ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इसके अंदर प्रेजेंट है। अब देखो बच्चों क्या होगा, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई, इस कार्बन के पास क्या आ गया, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई। जब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई, उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को अगर ये फिर से इसके साथ बॉन्ड लगा देगा तो क्या फर्क पड़ा, कुछ हुआ ही नहीं, तो कोई फेनोमेना हुआ ही नहीं। तो इससे इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा नहीं करना, कुछ नया प्रोसेस करना, कुछ नया तिगड़म करना है, कुछ नई जुगाड़ करना है, कुछ नया पैटर्न देना है, मतलब जुगाड़ मतलब तिगड़म मतलब पैटर्न। अब देखो क्या होता है, ये बॉन्ड है आपका सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा, और इस बॉन्ड को ब्रेक होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास पहुंचेंगे। ध्यान से समझना बच्चों, इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जब पहुंचेंगे तो ये स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा CH, यहां पे H प्लस आएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां C प्लस है, H है, C डबल बॉन्ड H, ये माइनस इसके साथ बॉन्ड बना देगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब देखो बच्चों, ये नेगेटिव से यहां पे डबल बॉन्ड डेवलप कर लेगा, क्या करेगा, डबल बॉन्ड डेवलप करेगा, क्या करेगा, डबल बॉन्ड डेवलप करेगा। अब डबल बॉन्ड डेवलप करेगा तो स्ट्रक्चर आपका ये आ जाएगा CH, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड नहीं है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये H प्लस आ गया, एनी कंफ्यूजन? अब देखो यहां पे इन दोनों कार्बन्स के बीच पाई था, यहां पे देखो ये अगर मैं 1 कार्बन मान लूं, ये 2 मान लूं, ये 3 मान लेता हूं, तो पाई बॉन्ड सेकेंड और थर्ड के बीच था, 1 2 3। पाई बॉन्ड कहां था पहले, फर्स्ट पे नहीं था, सेकेंड और थर्ड में था। अब पाई बॉन्ड किस पे आ गया, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में आया। इसका मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। क्या हुआ बच्चों, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हुआ, यहां देखो सेकेंड थर्ड के बीच था, यहां किसके, फर्स्ट और सेकेंड के बीच आ गया, दैट मींस पाई बॉन्ड इज डीलोकलाइज्ड। अच्छा बच्चों, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, अब ये H प्लस यहां पर है और माइनस इस कार्बन के पास है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। This H plus will try to pounce the electron from carbon number 3. ये H plus कार्बन नंबर 3 के इलेक्ट्रॉन को पाउंस करेगा, झपट्टा मारेगा। क्यों मारेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों मारेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर ये इसके पास चला गया, रेजोनेंस, क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, अभी देखो जो मैंने ऊपर मिटा दिया, नो बॉन्ड रेजोनेंस फेनोमेना, कोई रेजोनेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी रेजोनेंस नहीं होना चाहिए। इसके मतलब ये H प्लस यहां से इलेक्ट्रॉन लेने नहीं जा सकता है। अगर चला गया तो रेजोनेंस हो जाएगी। और मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, देखिए रिवर्ट करके, रिवाइंड करिए, नो बॉन्ड रेजोनेंस फेनोमेना।
क्या बोला? नो बॉन्ड रेजोनेंस फेनोमेना। तो इसके मतलब इसको इधर अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक और सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और इसके इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होंगे कार्बन पे, ये यहां पर बॉन्ड बना लेगा, ये यहां पर बॉन्ड बना लेगा। जब ये बॉन्ड बना लेगा बच्चों, तो एक और नया स्ट्रक्चर बनेगा, और ये नया स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन ने यहां बॉन्ड बना लिया, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये माइनस, ये थर्ड कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, एक हाइड्रोजन यहां पर, और ये H+ आ गया। अब देखो फिर से ये H+ फिर से यहां पर आके इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अचीव करने की, एक्वायर करने की कोशिश करेगा। एक्वायर करने की जब कोशिश करेगा तो इसको नहीं होने देना। अगर वह वहां पहुंच गया, नो बॉन्ड रेजोनेंस फेनोमेना हो जाए। क्या होगा? नो बॉन्ड रेजोनेंस फेनोमेना। लेकिन वो होने नहीं देना, तो क्या होगा? ये थर्ड वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे। ये थर्ड वाला ब्रेक होगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, ये फिर से इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। एक मोर, देयर इज वन मोर स्ट्रक्चर, and the structure will be H plus double bond CH minus। तो बच्चों अगर आप देखो इन तीनों स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, कौन कौन से तीनों स्ट्रक्चर्स को, ये तो मैंने इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए बना दिया था इन दोनों के बीच। इसका ये स्ट्रक्चर हुआ, इसमें ये वाला हाइड्रोजन ब्रेक हुआ, फिर दूसरे स्ट्रक्चर में देखो ये वाला हाइड्रोजन ब्रेक हुआ, ये वाला हाइड्रोजन ब्रेक हुआ, तीसरे स्ट्रक्चर में ये वाला हाइड्रोजन। इफ यू लुक हियर, तो पहले ये वाला सिग्मा ब्रेक हुआ, फिर ये वाला सिग्मा ब्रेक हुआ, फिर ये वाला सिग्मा ब्रेक हुआ। तो सिग्मा बॉन्ड यहां से यहां डीलोकलाइज हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड यहां से घूम के यहां आ रहा, फिर यहां से घूम के यहां आ रहा, फिर यहां से घूम के यहां आ रहा। क्यों आ रहा? कि H+ को होल्ड करने के लिए, इस H+ को होल्ड करने के लिए। अगर ये वाला ब्रेक नहीं होगा तो ये H+ यहां पहुंच जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगी, लेकिन नो बॉन्ड रेजोनेंस फेनोमेना। इसलिए सिग्मा बॉन्ड क्या कर रहा है? यहां से यहां डीलोकलाइज हो रहा, और पाई बॉन्ड यहां से यहां। देखो ना, पाई बॉन्ड कहां से कहां पहुंच गया? यहां था, यहां से यहां पहुंच गया। तो सिग्मा एज वेल एज पाई, बोथ बॉन्ड डीलोकलाइज हुए। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यहां पे हमारे पास कितने स्ट्रक्चर्स बने? इफ यू लुक हियर, जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स हैं वो दोनों मैं यहां पे मिटा देता हूं, और यहां पर एक फिर से क्लीन पिक्चर बना देता हूं। दिस इज टू एक्सप्लेन यू। एक बार जल्दी से देखो, फिर से शॉर्ट पिक्चर आपको फिर से समझ में आएगी, क्योंकि अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, इसलिए CH डबल बॉन्ड CH, इसके हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? पहला स्ट्रक्चर बनेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, H माइनस। अब देखो यहां पर डबल बॉन्ड बन गया H+, ये पहला स्ट्रक्चर बना। दिस इज व्हाट फर्स्ट स्ट्रक्चर। बच्चों सेकेंड में क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, H डबल बॉन्ड H माइनस। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या हुआ? ये वाला हाइड्रोजन गया, अब ये वाला जाएगा, थर्ड स्ट्रक्चर बनेगा, थर्ड स्ट्रक्चर बनेगा H+ डबल बॉन्ड CH माइनस। इफ यू लुक, ये देखो सिग्मा पाई बॉन्ड था, अब पाई बॉन्ड पहले 1 2 3 सेकेंड थर्ड के बीच था, अब 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड के बीच आ गया। पाई बॉन्ड कहां आया बेटा? फर्स्ट सेकेंड। अब देखो ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर ये सिग्मा बॉन्ड। तो अगर आप देखो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड ऐसे आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड ऐसे जा रहा है, तो सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन। और बेटा क्या हुआ? नो बॉन्ड रेजोनेंस फेनोमेना।
अच्छा बच्चों, एक बहुत अच्छी सी बात अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, यहां पे कितने स्ट्रक्चर्स बने? 1 2 3। बहुत इंटरेस्टिंग बात, 3 स्ट्रक्चर्स क्यों बने? क्योंकि एक बार ये हाइड्रोजन गया, फिर दूसरे वाले में ये हाइड्रोजन गया, फिर तीसरे वाले में ये हाइड्रोजन गया। ये कौन से हाइड्रोजन है? 1 2 3। और ये कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था? अल्फा कार्बन। क्या बताया था? अल्फा कार्बन। और कितने हाइड्रोजन हैं? 3। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, more will be hyper conjugated structure, more stable will be the alkene. जितने अल्फा हाइड्रोजन अधिक होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर अधिक बनेंगे, उतना स्टेबल एल्कीन होगा। समझा? अब जितनी ब्रांच्ड एल्कीन है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग एल्कीन में है, उतनी उसमें स्टेबिलिटी अधिक होगी, क्योंकि उसमें उतने ही अल्फा हाइड्रोजन अधिक होंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू द सीक्वेंस ऑफ एल्कीन्स। देखो बेटा, कौन कौन से एल्कीन्स की सीक्वेंस हैं, मैं एल्कीन्स की सीक्वेंस बताता हूं आपको। अब देखो यहां पे देखते हैं, एक मैंने एल्कीन लिखी CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब इसमें देखो कार्बन ये डबल बॉन्डेड है, इसके नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और कितने हाइड्रोजन? 3। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन। कितने डबल बॉन्ड अल्फा कार्बन कितने हैं इसमें? अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 12 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे? 12। कितना हुआ? 12। बहुत ज्यादा है, इसलिए दिस इज वेरी स्टेबल एल्कीन। इसके बाद दूसरी, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स किससे एक्सप्लेन करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन से करते हैं। तो 12 अल्फा हाइड्रोजन, 12 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, 12 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। मैं लिखता जा रहा हूं, राइट। अब देखो यहां पे देखते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH3H। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर? गिन के बताओ मुझे। 3 3 6 3 9। सारे डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन। 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजनेटेड, 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बहुत रेयरली इसका आंसर मिलेगा, इसलिए कंफ्यूज्ड हो गए तो खो गए। अब देखो यहां पर 12 के बाद कौन सा है? 9। और 9 के बाद कितने अल्फा हाइड्रोजन वाला आएगा? 6। 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। कितने? 3 स्ट्रक्चर। अब 3 में CH3 3 आइसोमर्स, CH डबल बॉन्ड H। एक दूसरा बनेगा CH3 आई एम सो सॉरी, H डबल बॉन्ड H CH3। ये इसकी स्टेबिलिटी इससे कम है। एंड बच्चों, मैं एक और बनाता हूं, यहां पे लिखता हूं तीसरा। इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। और देखो इसकी स्टेबिलिटी अधिक है। और फिर यहां पे आता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3H। यहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी है, यहां पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। सबसे स्टेबल ये है, उससे कम ये, सबसे कम ये। और इनकी स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिल्कुल भूलना नहीं। मोर द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, लेस स्टेबल एल्कीन। और ट्रांस है, ये कौन सा है? सिस है। ये कौन सा एल्कीन है? दिस इज सिस एल्कीन। और सिस एल्कीन
कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एज कंपेयर टू ट्रांस मोर है, मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लेस स्टेबल, लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मोर स्टेबल देन। लेकिन इन तीनों में सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी है, उससे अधिक ट्रांस की और सबसे अधिक सिस की, इसलिए सिस सबसे कम स्टेबल है। ये रेयर कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। नहीं आया रिवाइंड करिए और फिर से पढ़िए, याद हो जाएगा। तो ये इन तीनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, बट तीनों को मैंने अलग अलग श्रेणी, अलग अलग क्रम में रखा है, ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन सेम स्टेबिलिटी है, लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के कारण अलग अलग हो गई। और इसके बाद बच्चों कौन सा आएगा? इसके बाद आएगा जिसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और सबसे लेस स्टेबल होगा नो अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एज पर द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। More the number of alpha hydrogen, more stable alkene. Less the number of alpha hydrogen, less stable alkene. No alpha hydrogen, not stability of alkene. बच्चों अच्छा जरा एक इसमें बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? CH डबल बॉन्ड CH, बताइए ये इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? जल्दी से काउंट करिए। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18 अल्फा हाइड्रोजन सबसे अधिक होगी। नो, रॉन्ग आंसर। अल्फा हाइड्रोजन ये है, अल्फा कार्बन ये है, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन पर 0 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन 0, लीस्ट स्टेबल। फिर से देखो, यहां पे डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, और इस पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं, कोई भी हाइड्रोजन नहीं, इसलिए 0 अल्फा हाइड्रोजन, लीस्ट स्टेबल होगी। समझ में आया? गलती मत कर देना, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। बच्चों आगे चलते हैं। अब देखो, ये तो हो गई कहानी हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कहा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी से अगर किसी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर रहे हैं और किसी मॉलिक्यूल को रेजोनेंस से उसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर रहे हैं, रेजोनेंस वाला अधिक स्टेबल होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन लेस स्टेबल होता। और किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हम इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इंडक्टिव वाला सबसे वीक स्टेबल होता है, सबसे पुअर स्टेबल होगा। हाइपर सबसे पुअर स्टेबिलिटी किससे एक्सप्लेन होते हैं? इंडक्टिव से। उससे अधिक स्टेबल किसको मानेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। और सबसे अधिक किससे मानेंगे? रेजोनेंस से। ये बात ध्यान रखना, ये सीक्वेंस ध्यान रखना बच्चों। एक चीज और बताता हूं मैं, जो मैंने यहां लिखा था, देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पी एंड सिग्मा, पी ऑर्बिटल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था, और स्ट्रक्चर ये था CH प्लस CH इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर। अब देखो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज था, इसमें p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है, और ये सिग्मा बॉन्ड है, तो ये इसके बीच ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग किसके किसके बीच हो रही बेटा? सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड, p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड। एक बार हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल और कार्बन सिग्मा हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के बीच ओवरलैपिंग होती। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। बच्चों देखो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, हमने किससे एल्कीन्स की स्टेबिलिटी किससे एक्सप्लेन करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन होती है। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, कार्बोकैटायंस भी हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन होती। अब देखिए, ये मेरे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। कौन सा कार्बोकैटायन है? 3 डिग्री, पॉजिटिव चार्ज, sp2 हाइब्रिडाइज, फिर अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल आ गया, फिर अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल आ गया। यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड है, यहां पे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, इसके और इसके बीच ओवरलैपिंग होगी।
इसके और इसके बीच ओवरलैपिंग होगी। बेटा देखो कैसे होता है, मैं आपको बनाता हूं, एक अच्छा सा फिगर बनाता हूं। CH3 प्लस CH। अब देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पास पहुंचेंगे सिग्मा बॉन्ड के, और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा CH3 और ये H प्लस। अब देखो ये H प्लस फिर से इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुल करके अपना बॉन्ड फिर से रिटेन करेगा, रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा। क्या स्ट्रक्चर आएगा? H प्लस H डबल बॉन्ड CH3। राइट बेटा। अब देखो बच्चों, यहां पर ये फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर क्या होगा? CH प्लस, राइट, CH3 डबल बॉन्ड। अब देखो यहां पर कितने हाइड्रोजन थे? 1 2 3। और ये कौन सा कार्बोकैटायन के नेक्स्ट कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। 3 अल्फा का हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे? 9 स्ट्रक्चर। अगर मैं ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन था, कार्बोकैटायन बेटा, अगर मैं 1 डिग्री ले लेता हूं, CH और ये देखो H, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कार्बन ये है, बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पे क्या बन जाएगा? H प्लस H डबल बॉन्ड CH। अब देखो ये इसका बॉन्ड को पुल करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे, अनदर स्ट्रक्चर CH डबल बॉन्ड H प्लस, एंड थर्ड वन विल बी लाइक दिस। ये तीसरा आ जाएगा CH प्लस डबल बॉन्ड CH। अब इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन? 1 2 3। तो कितने स्ट्रक्चर बना? 1 2 3। और इसमें कितने हैं? 1 2 3 6 9। तो इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 9 स्ट्रक्चर बनेंगे। मोर द हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन की बात करें, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 9 अल्फा हाइड्रोजन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कितने? 9 अल्फा हाइड्रोजन, मोर स्टेबल और मोस्ट स्टेबल। उसके बाद कौन सा आएगा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इसमें बेटा कितना आया? इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, लेस स्टेबल एज कंपेयर टू थर्ड। और ये देखिए 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और 1 डिग्री कार्बोकैटायन में 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, लेस देन 2 डिग्री। और मिथाइल कार्बोकैटायन इज लीस्ट स्टेबल, जैसा कि आप जानते हैं, नो अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों दिस इज ऑल अबाउट योर हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर से याद रखो, इट इज कॉल्ड बेकर नाथन इफेक्ट। इसमें सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होता है। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना हाइपर कॉन्जुगेशन फेनोमेना अधिक होगा, उतना अधिक होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एक्सप्लेन्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। बच्चों इट इज इंटरमीडिएट देन द रेजोनेंस से वीकर होती है इसकी स्टेबिलिटी, बट इंडक्टिव इफेक्ट से अधिक होती है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 2 तरीके का होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2 तरीके का हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, एक आइसोवेलेंट होता है, एक हेट्रोवेलेंट होता है। आइसोवेलेंट जो कार्बोकैटायन है वो आइसोवेलेंट फेनोमेना कहलाता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड सेम रहते हैं। अगर आप काउंट करिए यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल, इसमें कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर जब ये ब्रेक हुआ तब नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ बॉन्ड ड्यूरिंग हाइपर कॉन्जुगेशन सेम रहते हैं। अब वीडियो को रिवाइंड करिए,
एल्कीन का जब दिखाया था उसमें देखिए कि एक बॉन्ड घट जाता है। क्या हो जाता है? एक बॉन्ड कम हो जाता है जब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, तो वो हाइपोवेलेंट कहलाता है, एक बॉन्ड कम हो जाता है। ये आइसोवेलेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आइसोवेलेंट। उसको हेट्रोवेलेंट भी कहीं कहीं लिखा गया। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर ये सब कुछ समझ में आया और रियली आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से लाइक करा सकते हैं लाइक कराइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जितने अपने फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दीजिए। जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे उतने बच्चों के कंसेप्ट खुलेंगे। जल्दी मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।